हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीए एकेडमी में। बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आज हम उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप लोग के मन में क्वेश्चन ये है कि एलिजिबिलिटी फॉर्म पहले भरना है या कि कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन पहले कराना है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पीएचडी एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म पहले भरना है। नॉर्मल एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म भी है ऊपर, ठीक है। लेकिन आपको किस पे क्लिक करना है? पीएचडी एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म पे, ठीक है ना। जब आप इसके नीचे आओगे, यहाँ पे आओगे, तो पीएचडी एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आपको आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ नहीं आएगा। जब यहाँ पे क्लिक करोगे, अप्लाई पर क्लिक करोगे, तब ओपन होगा, ठीक है ना। चलो ओपन कर लेते हैं। चलो, ये कुछ इस तरीके का फॉर्म ओपन होगा। मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि रवीना जी हैं, उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि 2019 का पता नहीं उन्होंने कैसे क्या डाला, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब आप रोल नंबर डालते हो ना, तो उसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। जैसे मान लो कि सब्जेक्ट क्या था, आपका नाम, और आपका फैकल्टी, आप है ना, फैकल्टी जैसे साइंस को तो साइंस का, सोशल साइंस तो सोशल साइंस का, ऐसा कुछ डिटेल में आएगा। तो ये हुआ, आपको रोल नंबर में दिक्कत जा रही है तो एक रोल नंबर आप वो डाल सकते हैं, जैसे में 22 DET आपका रोल नंबर होगा, है ना, 22 DET, और जो भी आपका रोल नंबर हो वो आप अप्लाई करके देखना। यदि वो एक्सेप्ट करता है तो ठीक है ना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है। और जो ये 3+4 है, इसको कितना करना है? 3+4 मतलब 7। यदि यहाँ पे माइनस मतलब जैसे 5 - 4 आता है तो 1 आएगा, है ना। और यदि आपको लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं, तो ये भी वो कर देगा, है ना। और यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो इसको। ये देखो, ये चेंज हो गया। नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है। और एक तरीका तो ये बता दी रोल नंबर कि आपको 22 DET जो भी रोल नंबर हो ये, या कि फिर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो आप जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के टाइम में फिल किया था OMR सीट पे, वो अप्लाई करके देखना। या कि फिर आपने जब पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था तो उसमें एप्लीकेशन नंबर हो, वो फिल करके देखना। मतलब सभी चीज़ें करके देखो, और कल तक तो कोई ना कोई तो भरेगा ही, तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसलिए डिटेल में नहीं बता पा रही हूँ कि ना तो मेरे पास रोल नंबर है, ना ही डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं आप लोग की हेल्प ऐसे नहीं कर पाऊँगी, स्टेप बाय स्टेप आपका फॉर्म फिल कर सकूँ। हाँ, कोई मुझे दे सके तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि कैसे ओपन होगा फॉर्म। यदि थोड़ी सी भी मिस्टेक आ रही है ना, तो इस बात का ध्यान रखना है कि सही डिटेल फिल करना है ना। और मिस्टेक्स आ रही है तो आप एक नया फॉर्म भर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपने पेमेंट नहीं करा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, पेमेंट कर देते हो तो फिर दिक्कतें होती हैं, ठीक है। जो फॉर्म पेमेंट की रही होंगी वही एक्सेप्ट होंगी, मतलब वही रूल जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ ही गई होगी अच्छे से। जैसे रवीना जी के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि 2019 का पता नहीं कैसे क्या डाला, मुझे नहीं पता चला। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, जो लोग भी हैं एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं तो उनको पीएचडी का ही डालना होगा रोल नंबर, ठीक है। चलो, अब हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि आसिफ जी हैं, एक मिनट, ये कुछ वो हो गया है ना, मुझे लगता है फिर से ओपन करना पड़ेगा। एक मिनट। एक बात का और ध्यान रखना है कि आपका बार बार आप उसी पे लिंक पर क्लिक करोगे तो होता ये है कि आपको फिर से अगेन व्यू भोपाल MP ऑनलाइन पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी क्या होता है, वो कुछ सर्वर इशू आ जाता है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं ये क्वेश्चन।
जैसे मान लो आप अप्लाई कर रहे हो, बार बार चीज़ें एरर आ रही हैं, तो उसको रिफ्रेश करो और हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री जो आपने ये सर्च किया होगा उसको आप मतलब क्लियर करो, फिर जा कर के फिर फॉर्म भरना। ठीक है ना, क्योंकि बार बार वो कैप्चा आ जाता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैच मेमोरी हो जाती है ना, तो इस वजह से बार बार चीज़ें आने लगती हैं। चलो, अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि क्या हम एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद हम कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें, मान लीजिए आपने एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, आपने कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन भी करा दिया और आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं हुआ, तो जो आपने कोर्स वर्क का जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो आपका इनवैलिड हो जाएगा और आपको पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। तो मेरा मानना यही है, मेरा कहना यही है कि एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म भरो। वैसे तो सभी जितने स्टूडेंट्स हैं सभी का वैलिड ही रहेगा, है ना, आप पात्र कोई नहीं होगा। लेकिन बाई चांस जैसे कुछ लोगों के सब्जेक्ट क्या रहते हैं, जैसे कॉमर्स सब्जेक्ट रहता है, ठीक है ना, उन्होंने इकोनॉमिक्स से फॉर्म भर दिया पीएचडी का और आरएसी वालों ने देखा नहीं, आरएसी वालों ने देखा ही नहीं कि क्या बोलते हैं एमए इकोनॉमिक्स से नहीं करा है, तो भी इसने भर दिया। और यहाँ आकर के आप लोगों ने मतलब आप यहाँ बरतुल्ला आए और आपके उसमें तो एमकॉम डला हुआ है और आपने वहाँ यहाँ आकर के उन्होंने बोला कि आपका तो कॉमर्स था और आपने इकोनॉमिक्स से डाला है, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो किसके लिए, पीएचडी के लिए। तो फिर यदि आपने कोर्स वक्त रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो पैसे रिफ़ंड नहीं होंगे। इस वजह से इससे अच्छा यही है कि आप ये करें कि एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और उसका प्रिंट आउट निकलवाएं और सारे डॉक्यूमेंट्स 10th 12th मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स का बता दिया क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। यूजी की सारी सेमेस्टर की मार्कशीट, यदि आप ईयरली वाइज तो ईयरली की मार्कशीट, ठीक है ना, आपने पीजी करा तो पीजी के सारे सेमेस्टर की मार्कशीट, डोमिसाइल, यदि कास्ट सर्टिफिकेट से मतलब क्या रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, यदि आपका एमफिल क्वालिफाई है तो एमफिल का कोर्स वर्क की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं, सब लेके आना है। इसी तरीके से जेआरएफ वालों का भी वो सब आपको लेके आना, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि यदि आपने एक भी डॉक्यूमेंट्स मिस करे तो सोचो कि आपको फिर भागम दौड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। और यदि मान लो आपका एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो हो गया, वेरीफाई हो गया, तो वहीं कैफ़े में जा कर के अपना आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भरोगे आप, यूपीआई से भर देना, फ़ोन पे से भर देना, लेकिन एमपी ऑनलाइन के थ्रू ही भरा जाएगा, ठीक है ना। पेमेंट के मतलब जो पेमेंट करने का मोड अलग अलग हो सकता है, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से, कैश से, है ना, एटीएम से, तो भर सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का ये रहेगा कि चलो हमारे पास एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया है, अब हम कोर्स पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब पहले भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से नियम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। अब एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने ओरिजिनल मार्कशीट ले गए, सब कुछ लेके चले गए, आपका एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ से वेरीफाई हो गया, मतलब आपको सर्टिफिकेट मिल गया। ओरिजिनल आपको एकेडमिक शाखा में सबमिट करना होगा और जितने कॉपी हैं छाया प्रति, जिसे सॉफ्ट कॉपी बोलते, सॉरी हार्ड कॉपी बोलते हैं, तो वो आपको एक बंच बना लेना है। और इस बात का ध्यान रखना है कि स्कोर कार्ड आपका आपका पीएचडी एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म उसका फ़ोटोकॉपी होना चाहिए आपको। और जो भी आपने स्कोर कार्ड वो करा है, मतलब आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी आपको स्कोर मिला होगा उसका प्रिंट आउट चाहिए। और आपका जो पीडीएफ जिसमें आपका आरएसी में नाम होगा वो चाहिए होगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपको लेके आना है ना। 3 या 4 कॉपी तो होगी एक एक अपने पास सारे सारे जितने डॉक्यूमेंट्स आप लगाओगे ना, जहाँ जहाँ लगाओगे वो डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखना, इस बात का ध्यान रखना। फिर ये मत बोलना कि मैंने बताया नहीं, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। और इस बात का ध्यान रखना है उतने ही पैसे देने हैं जितने पैसे इसमें लगेंगे,
कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है कि लो भैया 16,200 लग रहे हैं, 16,000 कुछ 1,200 लग रहे हैं तो दे देते हैं, या नहीं नहीं, जितना इसमें आप जब अपन ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे जितना पैसे मांगेगा उतना ही देना। हाँ, पोर्टल चार्ज अलग हो सकता है, 25 रुपये या 30 रुपये, और जो कैफ़े का चार्ज होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक है ना। या कि फिर आप अपने से भरते हो, PCL ऐप ही लेके आते हो, मोबाइल से भरते हो, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कितने आपके डाउट्स हो गए कि ऐसा नहीं है कि लो जितना पैसा मांग रहा है मतलब एक्स्ट्रा कुछ पैसे दो, ऐसा नहीं, जो ऑनलाइन दिखेगा वही उतने पैसे पेमेंट करने हैं, ठीक है। और एक बात और याद रखना है कि जिन जिन लोग को एमफिल एग्जाम्प्ट, मतलब जिन्होंने एमफिल करा है या कि फिर जिनका एग्जाम्प्टेड है कोर्स वर्क, तो उनका शायद 5,000 रुपये नहीं देना है शायद, है ना। मैंने बनाया है वीडियो, आप देख लेना, कोर्स वर्क रजिस्ट्रेशन वाला, मतलब पूरा फीस स्ट्रक्चर ही बनाया है, तो देख लेना। ये हो गया। और कौन से क्वेश्चन थे मुझे याद नहीं आ रहे। मैं सोच रही हूँ कल या परसों लाइव ले लूँ, तो एटलीस्ट आप लोगों के डाउट्स क्लियर भी हो जाएंगे और पहली बार मेरा लाइव सेशन भी हो जाएगा। चलो देखती हूँ, फिर बताऊँगी आप लोगों को। इतना तो आप काम कर लो। एक बात को और ध्यान रखना है कि बीयू बहुत लेजी है, ठीक है ना। तो आप मंडे को ही चले जाना, मंडे को 10 बजे आप पहुँच ही जाना। 11 बजे तक आप प्रशासनिक भवन में जा करके PhD सेल में मिलो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर्म भर लिया है, मतलब सब कुछ A to Z पूछ लेना और बंच बना लेना। और बनाने के बाद वहीं पे गार्ड भैया बैठते हैं, वहाँ पे बात कर लेना कि एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाना है, वो मतलब वो चाहिए, कहाँ से मिलेगा, तो वो बता देंगे, ठीक है ना। 10 बजे पहुँचोगे, सारा काम 11, 12, साढ़े 12 बजे तक हो जाएगा। फिर उसके बाद अगली प्रोसेस क्या कर लेना, कोर्स पर रजिस्ट्रेशन करा लेना। और उसके बाद जो जो डॉक्यूमेंट्स यदि वेरीफाई करने के लिए कराने के लिए बोलेंगे कि जाओ रिसर्च सेंटर चले जाओ, तो वहाँ चले जाना। तो जो जो प्रोसेस बोलते जाएंगे वो करते जाना। लेकिन ये बात, इस बात का ध्यान रखना, ये नहीं कि आप सिर्फ एलिजिबिलिटी एप्लीकेशन सर्टिफिकेट के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं। आप सभी इंफॉर्मेशन लेके आना कि कब क्लासेस लगेंगी आपकी, कहाँ कहाँ सबमिट करने हैं डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। रिसर्च सेंटर की फ़ीस भी पता करके आना, और साथ ही साथ में फ़ोन नंबर लेके आना सभी का, और यहाँ के PhD सेल वालों का भी नंबर रख लेना। मतलब आप यहाँ से वैसे अपने घर से ब्लैंक जाओगे, डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, लेकिन जब आप बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से वापस आओगे तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। हाँ, और जो जिन लोगों के पास डाउट है कि JRF वालों के लिए मतलब कब मिलेगा, RDC के बाद या RDC के पहले, वो भी आप वहीं क्लैरिफाई कर लेना, ठीक है ना। और जो SC ST या OBC दिव्यांग वाले हैं, वैसे OBC को वालों को 8,000 रुपये UGC शायद देती है ना। वो तो वाइस चांसलर के पास ही आप लोग को जा कर के अपना एप्लीकेशन रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ 8,000 रुपये नहीं मिलेंगे। मतलब ये कहा जाए कि OBC और जनरल वालों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। वैसे है, UGC ने 2019 में देना स्टार्ट किया था, लेकिन OBC वालों को, लेकिन पता नहीं लोगों ने शायद जागरूक नहीं हुए, तो शायद अभी तक नहीं मिल पाई लोगों को। लेकिन ये SC ST या OBC दिव्यांग वालों को वो मिलता है स्कॉलरशिप। तो पूछ लेना क्या, मतलब कैसे मिलेगी। और एक बात और याद रखना है, जो भी आपका कोर्स बाकी जहाँ क्लासेस लगेंगी वहाँ पता कर लेना। एक दिन या एक दिन में पता ही करके आना है ना। दूसरे दिन के लिए बैठ के मत रहना कि दूसरे दिन चले जाएंगे। और दिवाली आ रही है, दिवाली में काम भी अच्छे से नहीं हो पाते क्योंकि लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, छुट्टियां ले लेते हैं 1-2 दिन के लिए। तो यही, क्योंकि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली, तो ये मंडे तक आपका काम हो जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। मैं इसीलिए आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ कि आप लोगों की हेल्प कर सकूँ, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग चीज़ों को इग्नोर करते जाओ। फॉर्म भरो अच्छे से और सबमिट करो, वेरिफिकेशन कराओ, और जो समझ में नहीं आता वो मुझे बताओ, मैं बताऊंगी। लेकिन बस यही है कि जब मुझे टाइम मिलेगा तब, ठीक है ना। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ले करके, हाँ, जैसे कॉस्ट मनी का है, रिफ़ंड कैसे करवाना, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन लेके आना, क्योंकि आप 5,000 रुपये शायद लाइब्रेरी के लिए भी जमा करोगे। सब इंक्लूडेड रहेगा, है ना, एक साथ ही इंक्लूडेड रहेगा इसमें। और जो जो आपके पास डाउट्स हैं उनके पहले आप एक लिस्ट बना लेना क्वेश्चंस की, और पूछते जाना सर से।
वो बताते जाएंगे। जैसे आसिफ जी के पास एक डाउट ये था कि क्या हमारी पुरानी मार्कशीट जिसमें 78% बने हैं कोर्स वर्क में, तो क्या वो मतलब मान लो हम नया कोर्स वर्क ज्वाइन करते हैं, तो क्या वो पुराने वाला कोर्स वर्क वैलिड होगा या नहीं होगा, कि नया एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन ले ही लेना, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम कैंडिडेट है उनका कोर्स वर्क कितना, मतलब एमफिल वालों का की फ़ीस कितनी लगेगी ये पता भी कर लेना। और एक दिन में ही सारा काम करा के आना। और चाहो तो कोई अपने साथ भी लेके आना जिससे कि आपकी हेल्प हो जाए, ठीक है। वैसे तो सब कुछ पास पास में है, लेकिन बस यही है। हाँ, यदि आपने देरी करी तो लोग स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे और लंबी कतारें बढ़ जाएंगी। इसलिए मंडे या ट्यूसडे तक काम करा लेना, मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मैंने लोगों को देखा है फेस करते हुए। लो लंबी लाइन लगी हुई है, किसी के पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं, किसी के पास कुछ। मैं हूँ आप लोग को बताने के लिए। और 2019 से 2017 में कोई बताने वाला नहीं था कि क्या क्या लेके जाना। लोग परेशान होते थे, ठीक है ना। आप रिसर्च सेंटर भी घूम आना, एक दिन रुक भी जाना भोपाल में या ज़्यादा लगे तो। लेकिन ये है कि देख लेना रिसर्च सेंटर क्या है, सर से बात कर लेना या मैम से, जो भी आपकी रिसर्च गाइड हो। तो यही है। और एक बात याद रखना है, ओरिजिनल सब डॉक्यूमेंट्स लेके जाना, सारे डॉक्यूमेंट्स। घुमाना नहीं कि घुमा दिया, लो भैया ट्रेन में कहीं गुम गया, ये सब नहीं करना। आपको अपना बैग अच्छे से रखना है, क्योंकि मैंने मोस्टली देखा है लोगों के डॉक्यूमेंट्स गुम जाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। ऑल द बेस्ट सभी को। और जो भी नहीं आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगी। रवीना जी अभी रुकिएगा, है ना। कल तक वेट कीजिए कि कल क्या सोल्यूशन आता है, उसके बाद ही कैंसिल करवाना। वैसे तो पेमेंट नहीं किया है तो कैंसिल मत करवाना, और पेमेंट कर भी दिया है तो वो तो फिर बड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन देख लेना, ठीक है ना। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, यदि आपने जब पेमेंट करते वक्त आपकी उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई थी, क्या मतलब पहले से इन्फॉर्मेशन फिल करना था, कि पहले से ही मतलब पहले से ही फिल थी, कि आपको इन्फॉर्मेशन आपने फिल करी। जैसे आपका आपका सब्जेक्ट पहले से, अच्छा आप समझ में आया कि शायद 2019 में आपने एग्ज़ाम दिया होगा, है ना, इस वजह से वो ओपन हो गया। अब बात समझ में आई। चलिए आप एक बार देख लीजिएगा, फिर जो नहीं समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है ना। शायद ऐसा हो सकता है 2019 में दिया हो एग्ज़ाम तो, अदरवाइज़ कोई टेक्निकल इशू होगा।